नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस क्या होता है हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। पहले ग्राफ स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि हिस्टेरिसिस क्या है। अगर मैं किसी मटेरियल के लिए एक फ्रेश मटेरियल लिया है जिसको कभी भी मैग्नेटाइज नहीं किया गया, कोई हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं है उसमें, एक फ्रेश मटेरियल लिया और उसके लिए मैं बी वर्सेस एच कर्व प्लॉट करना चाहता हूँ। बी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एच इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इनमें कर्व प्लॉट करूं तो देखते हैं क्या होगा। वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं बी और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे एच। ये है स्टार्टिंग में, ये ओरिजिन है, बी भी जीरो है, इधर बी है और इधर एच है। बी भी जीरो है और एच भी जीरो है। जैसे जैसे हम एच की वैल्यू को बढ़ाएंगे, नॉन लीनियरली बी की वैल्यू भी राइज होगी। ये राइज हो गई, पर हम क्या देखते हैं, एच की वैल्यू बढ़ाते 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 बी की वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर बढ़ना बंद हो जाएगी। इस पॉइंट को, लेट्स से मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ए। ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक सेचुरेशन। पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक सेचुरेशन, क्योंकि इस स्टेज पर एच की वैल्यू आप कितना भी बढ़ा दें, बी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अब जब बढ़ नहीं रही है, हमें स्टडी करना है मटेरियल को, तो हम एच की वैल्यू को कम करना स्टार्ट करते हैं। जब हम कम करते हैं तो हम क्या देखेंगे, मैंने एच की वैल्यू कम करनी स्टार्ट की, ये अगेन नॉन लीनियरली कम तो हुआ बी, बट एच के जीरो हो जाने के बावजूद, यहाँ एच क्या है, जीरो। एक्स एक्सिस पे एच क्या है, जीरो, लेकिन वाई एक्सिस पे बी अभी जीरो नहीं हुआ है। यानी कि सब्सटेंस में मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक्सटर्नल फील्ड हटा लेने के बावजूद कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचा रह गया। इसे कहा जाता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिमेनेंस। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिमेनेंस, ये जो ये है, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं बी। अब हम एच को नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो हमने नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे बी की वैल्यू कम होती गई और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आकर जीरो हो गई। हम फर्दर एच को और नेगेटिव लेते गए, एच की एक पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू के लिए बी की वैल्यू फॉल होना बंद हो गया, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू अब और फॉल नहीं होगी। इस पॉइंट को भी क्या नाम दे देते हैं हम, से डी। ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक सेचुरेशन, यानी कि अब रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो चुका है सब्सटेंस, अब और ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। एच को फिर से बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का एक कर्व मिलेगा, यानी कि हमें क्लोज्ड पाथ पर अगेन, अगर हम एच की वैल्यू को बढ़ाते घटाते रहें कंटिन्यूअसली, तो हमें एक क्लोज्ड लूप मिलेगा, ए बी सी डी ई एफ ए। कभी भी हमें दोबारा पाथ ओ ए रिट्रेस करने को नहीं मिलेगा अगर सब्सटेंस फ्रेश था। ओरिजिनली सब्सटेंस फ्रेश था, तभी हमें पाथ ओ ए मिला था। जो सब्सटेंस फ्रेश नहीं है, यानी कि वो कभी भी मैग्नेटाइजेशन के साइकिल में आया है, तो हमें पाथ ओ ए दोबारा नहीं मिलेगा। अब यहाँ हिस्टेरिसिस पढ़ना था हमें, वो देखते हैं वो क्या है। हमने क्या देखा कि जब हमने एच को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो बी की वैल्यू बढ़ती चली गई, एक पॉइंट पर आकर सेचुरेशन हुआ। फिर हमने एच की वैल्यू को रिड्यूस करना स्टार्ट किया। एच को पूरी तरह विड्रॉ कर लेने के बावजूद पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग एच की वैल्यू जीरो है, बट मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू जीरो नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ एक रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड बचा रह गया है, उसे क्या कहा जाता है, रिमेनेंस या रिटेंटिविटी। क्या है ये रिमेनेंस या रिटेंटिविटी, क्या है, रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट इन द सब्सटेंस आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फिर हम क्या देखते हैं, हमें इस रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करना पड़ा, ओ से सी तक जो कोरिस्पॉन्डिंग एच की वैल्यू है, इतना नेगेटिव फील्ड अप्लाई करना पड़ा। इतना नेगेटिव फील्ड अप्लाई करना पड़ा किसको खत्म करने के लिए, जो मैग्नेटिज्म इसमें बचा रह गया था, क्योंकि सी पर जैसे ही एच की वैल्यू आई तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया है, जीरो। इसको the negative field required to destroy the residual magnetism in the substance is known as coercivity। इसको क्या कहा जाता है, coercivity।
ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है हिस्टेरेसिस क्या है। हम एक पैटर्न क्या देख रहे हैं, एच की वैल्यू बढ़ाई, बी बढ़ना स्टार्ट हुआ, एच की वैल्यू कम करना स्टार्ट किया, एच जीरो आ गया लेकिन बी जीरो नहीं हुआ, एच नेगेटिव में आ गया, अब जाके बी जीरो हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, हमेशा एक लैगिंग है, मतलब बी की वैल्यू उस तेजी से नहीं बढ़ती या घटती जिस तेजी से एच की वैल्यू बढ़ती या घटती है। हम क्या कह सकते हैं, बी ऑलवेज लैग्स बिहाइंड एच, बी यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन ऑलवेज लैग्स बिहाइंड एच, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एंड दिस लैगिंग इज नोन एज हिस्टेरेसिस। अब इस कर्व को पढ़ने का फायदा क्या है, एक तो हमें यहां से दो चीजें पता चले, रेमिनेंस और रिटेंटिविटी, एक ही चीज के दो नाम हैं, और दूसरी कोएर्सिविटी। दूसरा, हम इस लूप की क्या इंपॉर्टेंस है, इस लूप का जो एरिया है, इस पूरे लूप का जो क्लोज्ड लूप का एरिया है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी एक कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में। यानी कि एक बार पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया, फिर से डीमैग्नेटाइज किया, इस सब में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, ये हिस्टेरेसिस लूप का एरिया बताता है। और इसके बेसिस पे आप मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन में मटेरियल्स को सिलेक्ट करने में इस हिस्टेरेसिस लूप की हेल्प ली जाती है। फॉर एग्जांपल, एक जगह हमारे पास दो सब्सटेंसेस के हिस्टेरेसिस कर्व दे रखे हैं, एक का हिस्टेरेसिस कर्व ये है और एक का हिस्टेरेसिस कर्व ये है। तो अब यहां से देख के मैं बता सकता हूं कि ये जो सब्सटेंस है, इसके मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन यानी कि कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू दिस मटेरियल। तो अगर हमें इन दोनों में से सिलेक्ट करना हो कि ट्रांसफार्मर कोर में किसे लगाएं, तो हम इसे लगाएंगे ताकि एनर्जी लॉस कम हो। तो ये हिस्टेरेसिस था और इसके एप्लीकेशंस थे। आप बाकी डिटेल में बुक से पढ़ेंगे और फिर जो डाउट आएगा वो मुझे बता देंगे, मैं क्लियर करूंगा।